बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो सैम्पल क्वेश्चन पेपर की है। तो देखिए आज हम सैम्पल पेपर करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे। तो 2023 एंड 24 का है ये। और देखिए सब्जेक्ट उर्दू कोर्स बी कोर्स वाला है ये, 10वीं क्लास का, क्लास 10th। और कोड नंबर जो है 303 है। टाइम जो है 3 घंटे 3 आवर्स। और मैक्सिमम मार्क्स 80, टोटल मार्क्स जो है। हिस्सा अलिफ सेक्शन ए में जो है सवाल नंबर 1 मुंतज़िल इक़्तिबासात को गौर से पढ़िए और इससे मुतअल्लिक़ सवालों के जवाब लिखिए। तो ये 2 इक़्तिबास दिए हैं, इनको पढ़ने और उनके जवाब हमें लिखने। तो ये 10 नंबर में दो जो हमारे दरसी किताब का है ना, हमारी सिलेबस का है। तो पहला जो अलीफ वाला है, रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो दिल्ली के बादशाह अल्तमश की बेटी थी और अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। बाप ने अपनी ज़िंदगी में से अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद हैं। बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता था। इसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रज़िया सुल्तान का नाम भी शामिल कर लिया था। तख्त नशी होने पर रज़िया ने अहद किया कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित न कर दूं कि मर्दों से कम नहीं। जब तक ये साबित ना कर दूं कि मर्दों से कम नहीं, यानी अपने आप को साबित करना चाहती थी कि मैं मर्दों से कम नहीं। तो देखिए इसके सवालात अब हम देखते हैं। तो पहला सवाल है, देखिए ये रहा कि रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो जवाब देखिए वो दिल्ली के बादशाह अल्तमश की बेटी थी। ये यहाँ पर पहला जवाब है। सवाल नंबर 2, रज़िया सुल्तान किस मुल्क की मलका थी। तो रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलका थी। रज़िया सुल्तान की क्या खूबियाँ थी। रज़िया सुल्तान सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। तख्त नशीन होने पर रज़िया ने क्या अहद किया। रज़िया ने तख्त नशी होने पर, ये देखिए यहाँ से है ना जवाब लिखेंगे। तख्त नशी होने पर रज़िया ने अहद किया कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी। मैं इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगी जब तक ये साबित ना कर दूँ कि मैं मर्दों से कम नहीं। रज़िया के भाई कैसे थे। तो रज़िया के भाई जो है ऐश पसंद थे। तो ये हो गए पांचों के जवाबात। हमारा बे पोर्शन जो बे पार्ट हमारा, तो इसमें जो है नज़म वाला हिस्सा है। तो नज़म वाले में देखिए ये पढ़ रही हूँ। तारीफ़ उस खुदा की, ये भी आपकी बुक का ही है, जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। तो ये पहला पेज जो हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए अगले पेज पर है, पहना के सब्ज़ खिलत इनको जमा बनाया। सब्ज़ खिलत यानी हरे रंग का जो लिबास। सूरज से हमने पाली गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वां बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मैसर, इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया। तो सवाल नंबर 1 है, इस नज़्म के शायर का नाम लिखिए। तो आपकी सबक का जो है पहली नज़्म हम वो है, इसके नज़्म के शायर का नाम क्या है, इस्माइल मेरठी। पढ़ी होगी आपने तो आपको ज़रूर पता होगा। सवाल नंबर 2 है, जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ करते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ करते हैं उसे हम्द कहते हैं। हे मीम दाल हम, तो इस तरह लिखेंगे। देखिए हे मीम और दाल हम। अब उसके बाद है अगला सवाल है, तीसरा, खुदा ने मिट्टी से क्या उगाए हैं। तो खुदा ने मिट्टी से, ये है ना आपका शेर है कि मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, यानी खुदा ने मिट्टी से पेड़ पौधे उगाए, उनमें फूल लगाए। उसके बाद है, चिड़िया किसकी तस्बीह करती हैं। तो चिड़िया खुदा की तस्बीह करती हैं। खिलत और चश्मा के क्या मानी है। खिलत के मानी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना, खिलत के मानी है लिबास, और चश्मा जहाँ से
पानी फूटता है ना जिस ज़मीन में से, उसको चश्मा कहते हैं और सोता कहते हैं, सोता। तो चश्मा के मानी सोता, पानी जहाँ से फूटता है, और खिलत यानी लिबास। अब उसके बाद सवाल नंबर 2 है आपका, ये दर्ज झैल गैर दरसी इक़्तिबास। तो गैर दरसी यानी कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस का नहीं है हमारे, ये गैर दरसी है। तो इसको पढ़कर इस पे जो सवालात पूछे उसके जवाबात देने हैं हमें। तो ये पढ़ रही हूँ। 15वीं सदी और 16वीं सदी में हिंदुस्तान में दो बड़े मशहूर रिफॉर्मर संत कबीर और बाबा गुरु नानक थे। कबीर ज़िला बस्ती के रहने वाले थे। वह बेलौस इबादत और सच्ची रूहानियत का पैगाम लेकर उठे थे। इनके दोहे आज भी ख़ास व आम लोगों में यकसा मकबूल हैं और दुखे हुए दिलों पर मरहम का काम करते हैं। गुरु नानक नेकी और पाक बाजी का नूर बनकर पंजाब की सरजमीन से उभरे हैं। इनकी रूहानी आवाज़ ने खुदा परस्ती और खरी इंसानियत का आम प्रचार किया। कबीर का ज़्यादातर कलाम पूर्वी ज़बान में है जो इनके इलाके की ज़बान थी। गुरु नानक की तालीमात और शायर पंजाबी ज़बान में है। लेकिन इन दोनों के कलाम में ख़ास बात यह है कि दोनों के यहाँ इंसान दोस्ती, आलमी अमन और खैर सगाली और वतन की मोहब्बत के जज्बात हैं। दोनों ने इनके अखलाकी कदरों की तालीम दी है। तो पहला सवाल देखिए यह है कि कबीर और गुरु नानक का ज़माना कौन सा था। तो कबीर और गुरु नानक का ज़माना देखिए, सवाल नंबर 1 का जवाब है ये 15वीं सदी और 16वीं सदी, यानी गुरु नानक और कबीर का ज़माना 15वीं सदी और 16वीं सदी था। ये लिख देंगे हम। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 2, कबीर की शोहरत की क्या वजूहात क्या क्या हैं। तो कबीर की शोहरत की वजूहात देखिए यहाँ पर उनकी, एक तो ये है ना उनके दोहे, कबीर के जो दोहे आज भी ख़ास व आम लोगों में यकसा मकबूल है। मकबूल यानी मशहूर है और दुखे हुए दिलों पर मरहम का काम करते हैं। यहाँ पर यानी उनके मशहूर होने की वजह यही है कि उनके दोहे मशहूर है और वो दुखे हुए लोगों पर मरहम का काम करते हैं। तो हमारा पेज नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अगले पेज पर चलेंगे। सवाल नंबर 3 होगा वो। तो देखिए सवाल नंबर 3 है, गुरु नानक ने किस चीज़ का प्रचार किया। तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए जवाब था गुरु नानक इनकी रूहानी आवाज़ ने खुदा परस्ती और खरी इंसानियत का आम प्रचार किया। यानी गुरु नानक की तालीम जो है इंसानियत का प्रचार करते थे वो। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 4, गुरु नानक की तालीमात और शायरी किस ज़बान में है। तो गुरु नानक की तालीमात और शायरी जो है पंजाबी ज़बान में, हमने पढ़ा है ना अभी। और उसके बाद सवाल नंबर 5, गुरु नानक और कबीर के कलाम की ख़ास खूबियाँ क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, गुरु नानक के तालीमात और शायरी पंजाबी ज़बान में है। तो ये चौथे का जवाब हुआ। 5वें का लेकिन यह है ना लिखा, इन दोनों के कलाम में ख़ास बात यह है कि दोनों के यहाँ इंसान दोस्ती, आलमी अमन और खैर सगाली और वतन की मोहब्बत के जज्बात हैं। और दोनों ने इनकी अखलाकी कदरों की तालीम दी है। यानी दोनों में जो है ख़ास बात यही कि इन्होंने आलमी अमन के लिए और वतन की मोहब्बत का पैगाम दिया है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो देखिए 5 जवाबात ये वाले कर लिए हमने बे पार्ट में। देखिए ये वाला भी जो हमारा गैर दरसी इक़्तिबास से अब शेर वाला यानी नज़्म वाला पोर्शन है। ये आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना, आज़ादियाँ कहाँ अब वो अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना, आती नहीं सदाएं इसकी मेरे कफ़स में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। तो सवाल नंबर 1 है, परिंदे को क्या याद आता है। परिंदे को जो वो गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है। जब वो आज़ाद था ना तो वो कह रहा ना, याद आता है मुझे गुज़रा हुआ ज़माना। तो परिंदों को अपना गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है। तो अब अगला क्वेश्चन है, लफ्ज़ आज़ादी का मुतज़ाद। तो आज़ादी का मुतज़ाद है ग़ुलामी। आज़ादी का मुतज़ाद है ग़ुलामी। तो इस तरह हम लिख लेंगे, गैन लाम अलीफ़ और मीम या ज़ेर मी छोट, ठीक है ना।
अब सवाल नंबर 3 है, दिल पर चोट क्यों लगती है। तो दिल पर चोट क्यों लगती है, जब याद आता है ना शबनम के आंसू, जब वो आज़ाद था, कि उसको आज़ादी थी ना कि अपनी खुशी से आते थे, वो अपनी खुशी से जाते थे। तो यह लिखा है ना कि जब शबनम गिरते थे कलियों पर तो वो याद आता है, तो उससे याद करके वो जो है दिल पर चोट लगती है। अब सवाल नंबर 4 है, परिंदे का आशियाना किसके दम से आबाद था। तो परिंदों का आशियाना जो है, तो देखिए परिंदे का आशियाना जो है दूसरे परिंदों वगैरह से और पेड़ पौधों और जो फूल थे उनसे आबाद था। अब अगला क्वेश्चन सवाल है, आज़ादियाँ कहाँ आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की इस शहर का दूसरा मिसरा लिखिए। तो देखिए दूसरा मिसरा है ये वाला, देखिए आज़ादियाँ अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना, है ना ये दूसरा मिसरा। तो पहला हमारा हिस्सा अलिफ जो है, सेक्शन अलिफ जो है ए कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए यहाँ पर सेक्शन बी में सवाल नंबर 3, मुंतज़िल उन्वान पर कम से कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। कोई से भी कौमी त्यौहार पर लिखना है तो आप लोग मेरे चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो मजमून मैंने कौमी त्यौहार पर बहुत सारे मजमून लिखे, 26 जनवरी का, 15 अगस्त का, तो किसी भी एक मजमून पर आप लोग लिख लीजिएगा। अब सवाल नंबर 4 है, प्रिंसिपल के नाम 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए, मुनासिब वजह भी लिखिए। तो ये भी देख लीजिएगा आप। तो लिखने का जो मेन पैटर्न है दरख्वास्त, उसमें यही कि शुरू में हम जो लिखते हैं पैटर्न में, शुरू में मोहतरम प्रिंसिपल साहब वगैरह लिखते हैं ना, स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर इलाके का नाम, उसके बाद सारा जो मेन आपका जो मवाद होता है उसमें यही लिखते हैं कि हमें बहुत ज़रूरी काम है इसलिए मुझे आप 2 दिन की छुट्टी दें, या मैं बीमार हूँ इसलिए आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दें। ये मुनासिब वजह लिखा है ना, तो इसलिए लिख सकते हैं इस तरह की गुजारिश के कि मैं आपके स्कूल में 10वीं का तालिब इल्म हूँ, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, दिल्ली से बाहर, इसलिए आप मुझे 2 दिन की छुट्टी इनायत करें, आपकी एन नवाजिश होगी। उसके बाद शुक्रिया आपका फर्माबरदार शागिर्द। तो ये पैटर्न भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे दरख्वास्त की, ये भी मैंने बना रखा है। तो ये देखिए हमारा पेज नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। आप नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब आगे देखिए, या में दिया हुआ, या आप स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए वालिद को ख़त लिख कर रुपये मंगवाइए। तो आप ख़त लिख सकते हैं, मोहतरम वालिद साहब, इस तरह करके जो पैटर्न है ना ख़त लिखने का, ये भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो और मेन जो पॉइंट है आपको यही है ना, फ़ीस जमा करने के लिए वालिद साहब को बोलिएगा कि मुझे फ़ीस जमा करनी है, ये लास्ट डेट है, तो आप रुपये भेज दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा तो मेरी फ़ीस जमा नहीं होगी और मुझे इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा, इस तरह करके, है ना। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, रतन सिंह की अदबी खिदमात पर मुख्तसर नोट लिखिए या इंटरनेट के फ़ायदे पर रोशनी लिखिए। तो दोनों सवालात में देखिए या है, कोई सा भी एक करना है। तो रतन सिंह के बारे में हम इस तरह लिख सकते हैं ना, रतन सिंह कस्बा दाऊद तहसील नारवाल ज़िला सियालकोट में पैदा हुए हैं और वो एक मकामी स्कूल में मैट्रिक तक तालीम पाई थी। उन्हें शुरू से अफसाना निगारी का शौक़ था। तालिब इल्मी के दौर में ही कहानियाँ लिखने लगे बतौर अफसाना निगार। उनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काट का घोड़ा और पनागा इनके अफसानी मजमूए हैं। इनके 2 नावेलट दर बदरी और उड़न खटोला एक तवील स्वाने नज़्म हुडबीती उर्दू और पंजाबी में शाये हो चुके हैं, मुतरज्जिम की हैसियत से भी जाने जाते हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं। अगर ये याद नहीं है तो इंटरनेट के फ़ायदे पर रोशनी डाल सकते हैं, यानी इंटरनेट के फ़ायदे के बारे में आप 5 या 10 लाइनें लिख सकते हैं ना, नंबर देखकर आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 6, मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। तो गज़ल में है ना, मीर तकी मीर के हालात के बारे में आप बता दीजिएगा। मीर तकी मीर के गज़ल है जो उसमें, या इसमें भी देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ, या सिवा साहिर लुधियानवी की शायरी पर इख्तिसार के साथ रोशनी डालिए, या साहिर लुधियानवी की जो शायरी है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये भी आप बुक में देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने पूरी बुक की वीडियो बना दी है जान पहचान की, जो हमारा मतलब कोर्स बी वाला है,
अब उसके बाद हिस्सा जीम की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी जो है, सवाल नंबर 7, दर्ज झेल सवालों के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाबात तलाश करके लिखिए। यानी 4 ऑप्शन दिए हुए। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम न हो उसे क्या कहते हैं? तो वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम न हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। उसके बाद है वो लफ्ज़ जो जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़ेल कहते हैं ये। अब उसके बाद है सवाल नंबर 3, लफ्ज़ शिकस्त का मुतज़ाद। तो शिकस्त का मुतज़ाद फ़तह। लफ्ज़ आलात का वाहिद। तो आलात का वाहिद जो है ये आला, ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं है, गलत। उसके बाद झैल के अल्फाज में मुज़क्कर अलग कीजिए। तो मुज़क्कर में देखिए ये मलका, बेटी, बहन, ये तीनों मुअन्निस हैं। तो मुज़क्कर जो होगा ये होगा आलिम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मुंतज़िल में किस लफ्ज़ में साबिका इस्तेमाल हुआ है? साबिका का मतलब होता है जो पहले हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो है देखिए गुलदान, दान में भी बाद में यूज़ किया हुआ है। ये लायका है, ये महकदार, दार यूज़ किया है इसमें, सुखनवर, ठीक है। तो खुश किस्मत जो है आपका साबिका, इसमें जो असल लफ्ज़ किस्मत है और खुश का इस्तेमाल किया है। जो साबिका का मतलब पहले जो हम लफ्ज़ लगाकर उसको बनाते हैं मुरक्कब अल्फाज, उसको कहते हैं। अब सवाल नंबर 7 जो है, मुंतज़िल अल्फाज में जमा की निशानदही कीजिए। तो हम जमा देखते हैं। ये पेज नंबर हमारा 4 भी मुकम्मल हो गया। अब सफ़ा नंबर हम 5 की तरफ चलेंगे जो हमारा आखिरी पेज है। तो देखिए हमें ये जो है जमा पहचाननी थी ना। तो ये लफ्ज़ जो है अशजार, ये जमा है, बाकी सारे लफ्ज़ जो वाहिद हैं। उसके बाद है अगला, हम क्वेश्चन नंबर 8 है, हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं काफ़िया। काफ़िया कहते हैं जैसे एक जैसी आवाज़ें होती हैं ना। अब उसके बाद दर्ज झेल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। हथियार डालना का मतलब है हार मान लेना। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अंग्रेज़ों क्रिकेट टीम के आगे हथियार डाल दिए। भेस बदलना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भेस बदल कर रियाया की जानकारी लेते थे या रियाया के हालात जानने के लिए भेस बदलते थे। दिल बाग बाग होना, जब असलम अपनी क्लास में अव्वल आया तो उसका दिल बाग बाग हो गया। दांतों तले उंगलियां दबाना, क्रिकेट मैच में जब सचिन पहली बॉल पर 0 पर आउट हो गए तो लोग हैरत से दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह कुछ भी, दांतों तले उंगलियां दबाने का मतलब बिल्कुल हैरान होना, चंबा होना, है ना। अब हिस्सा डी है हमारा। तो आप मैंने जो जुमले बनाए उसके अलावा भी आप कोई से भी जुमले बना सकते हैं। सवाल नंबर 9 है, दर्ज झेल सवालात के जवाबात दीजिए। ये आपकी बुक्स के ही हैं, सारे जवाबात देख लीजिएगा। ये पहला है, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था, इनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था, ज़ालाबारी से क्या नुकसानात हुए, बेतकल्लुफ़ी मजमून का मरकज़ी ख़याल लिखिए। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव सकपाल था। इनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। दूसरा सवाल, ज़ालाबारी के नुकसानात है ना। तो ज़ालाबारी से दरख्तों पर एक पत्ता ना रहा, गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया, मटर की बेलें और फूलों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। तो थर्ड सवाल था ना, बेतकल्लुफ़ी मजमून का मरकज़ी ख्याल ये है कि इस मजमून में मुसन्निफ़ ने तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी के अच्छे और बुरे असरात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया है कि तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हींग लगती है ना फिटकरी, और रंग भी अच्छा आता है। मसलन कोई साहब आपके घर आए, आपने इनकी खातिर तवाज़े के लिए यूँ ही पूछ लिया क्या नौश फरमाएंगे, उन्होंने जवाबन कह दिया तकल्लुफ़ मत कीजिए। इतना कहने पर फिर कुछ खाने पीने के लिए इसरार किया तो ज़रा बेतकल्लुफ़ होकर खाने पीने की जो है लंबी चौड़ी फहरिस्त बता देंगे। इसी तरह बेतकल्लुफ़ी का भी मामला होता है कि अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ इंतहाई बेतकल्लुफ़ हो, तो कुछ लोग आपके साथ अच्छे लोग बैठे होते तो वो बेतकल्लुफ़ दोस्त जो है इस बात का भी ख्याल नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब सवाल नंबर 10 है, दर्ज झेल के मुख्तसर जवाब दीजिए। उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई और रज़िया सुल्तान ने कितने साल हुकूमत की। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 11, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात दीजिए।
तो मैं बार बार जवाबात आपको बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं सवालात पढ़कर मुकम्मल कर दे रही हूँ वीडियो, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा अपनी बुक में, पूरी वीडियो मैंने जान पहचान की बना दी है। तो देखिए आप लोग है ना, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मैंने जान पहचान की पूरी बुक की वीडियो बना रखी है, तो उसमें देख लीजिएगा आंसर्स सारे। अब सवाल नंबर 11 में देखिए, गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ नहीं कर सकता। तो गिलहरी जो है छालियाँ तोड़कर खा सकती है, लेकिन पहाड़ जो है छालियाँ नहीं तोड़ सकता और हिल भी नहीं सकता। अपने से जवाब आप कॉमन सा लिख लीजिएगा। हम के आखिरी शहर में कारखाने से मुराद जो है पूरी दुनिया मुराद है ना। अब सवाल नंबर 12, दर्जे झेल सवालात के मुख्तसर जवाब देने। तो पहले सवाल, मुतज़िल शहर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया। तो ये देखिए, नाज की, उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, यानी उसके लब को गुलाब की पंखड़ी से कहा है ना, यानी इस वाले शहर में सनत तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। अब अगला शेर पूछा है, दर्जे झेल किसका शायर है। दर्जे झेल शेर किस शायर का है। तो देखिए, शहर मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो ये गालिब की गज़ल का है शेर। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ, क्योंकि पेज नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारी पूरा प्रैक्टिस पेपर भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं, उनके पेपर होने वाले हैं, उन तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हेल्प भी कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी हिम्मत बढ़ाएं। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।